हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है और आज जो बेसिकली अपन क्लास करने वाले हैं वो आरएस मेंस की जो क्लास चल रही है यूनिट नंबर 3 अपन पढ़ रहे हैं। वैसे आप लोगों को याद है ये, फिर भी मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा दूं। यूनिट 3, इकाई 3, और इसका नाम है संगठन के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत यूनिट अपन पढ़ रहे हैं। और इसमें अपन को 3 सिद्धांत बेसिकली पढ़ने हैं। पहला पद सोपान, दूसरा आदेश की एकता, आप इनको याद कर लीजिए साथ साथ में, और तीसरा नियंत्रण का क्षेत्र। इनका क्षेत्र, पद सोपान को हायरार्की बोलते हैं, इसको यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं, और नियंत्रण के क्षेत्र को स्क्वायर ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। अब चिंता नहीं करें, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं भले ही अभी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, एक बाइलिंगुअल होता है कि हिंदी और साथ में इंग्लिश, वो मुझे थोड़ा कम जचता है। इंग्लिश में फिर इंग्लिश में पढ़ाएंगे आपको, हिंदी में फिर हिंदी में पढ़ा रहे हैं। फिर भी हाँ, जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी हिंदी में मैं बता दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। काम क्या करना है, अपन पद सोपान पढ़ रहे थे और पद सोपान पे बेसिकली अपने डिस्कस कर लिया कि पद सोपान होता क्या है, पद सोपान की परिभाषाएं, पद सोपान कौन से शब्दों से मिलकर बना है, केवल 15-15, 20-20, 50-50 शब्द। उसके बाद में पद सोपान की विशेषताएं क्या होती हैं, पद सोपान की गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, पद सोपान के प्रकार कितने हैं, और पद सोपान के दोष क्या क्या है, यहाँ तक अपन ने कर लिया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे हैं। देखिए मेरी मजबूरी में उनको अभी चेक नहीं कर पाया, पर हाँ जिस हिसाब से वो लिख रहे हैं वो सफिशियंट लिख रहे हैं, उतना बहुत बढ़िया लिख रहे हैं वो लोग। और देखिए धीरे धीरे आप 20-50 उत्तर लिख लेंगे तो आपको खुद को लगने लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अंदर से फीलिंग आने लग जाती है। आप बात करेंगे कि पद सोपान में जो कमियां हैं, इस पद सोपान के जो दोष हैं, इनके दोषों को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो अपनी अगली हेडिंग रहेगी कि पद सोपान के दोषों को दूर करने के उपाय, हेडिंग लगाओ। यहां से फिर शुरू कर रहे हैं। पद सोपान के दोष दूर करने के उपाय। मान लेते हैं कि परीक्षा में ये क्वेश्चन आ गया 50 में, 15 में नहीं आएगा ऐसा, 50 में आएगा, 50 शब्दों में, कि आपके अनुसार पद सोपान के दोषों को दूर करने क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आपके अनुसार पूछ रहा है तो प्योरली आपके अनुसार उसको नहीं बताना है, अपन को वो बताना जो अपने याद किया हुआ है। पर अगर बेसिक दिमाग लगाए, अपन बेसिक ऐसे माइंड लगाएं, तो ये मैंने कहा कि ये एक संगठन है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी को तो पद सोपान बोलते हैं। कांस्टेबल हेड, कांस्टेबल एएसआई, एएसआई, मैंने आपको बताया था इसको पद सोपान बोलते हैं। इसमें दोष क्या क्या है, एक तो इसमें अनावश्यक विलंब बढ़ता है। भाई कांस्टेबल को अगर सब इंस्पेक्टर से बात करनी है तो फिर ये तो सिस्टम ये कहता है कि आप हेड कांस्टेबल के पास जाए, फिर एएसआई और फिर एसआई। अब कितना टाइम लगेगा इसमें, कांस्टेबल पहले हेड कांस्टेबल से बात करें, हेड कांस्टेबल एएसआई, फिर एएसआई एसआई से। एक तो इसमें अनावश्यक विलंब होता है, ये बात है। दूसरा, इनमें से कोई एक भी बीच में कोई कड़ी खराब है तो लाल फीताशाही में वृद्धि करेगा। तीसरी, कार्य में देरी होती है। चौथी, इनके बीच में आपसी प्रभावी कम्युनिकेशन, संप्रेषण नहीं बन पाता है। कुल मिला के कुछ कमियां हैं इसकी पद सोपान की, इनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपको इसकी विशेषताएं याद है, क्वालिटी याद है, उन्हीं के बेस पे अपन इसकी कमियां निकाल सकते हैं। कैसे? पहला,
सबसे पहला क्या, मैं आपको अब पूछता हूं, ये पद सोपान है, यहाँ पे 30 स्तर है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो पहुंचते 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 दम तोड़ देगा यहाँ तक। तो आप कहेंगे सर दोष दूर करने का पहला उपाय है इसके जो लेवल है स्तर है उनको कम किया जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले 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 पॉइंट पे आप ये लिखेंगे। पहले पॉइंट पे क्या लिखेंगे, इसके अनावश्यक स्तरों में कमी की जाए। अनावश्यक स्तरों में कमी की जाए। ठीक बात है, इसके जो अनावश्यक जो लेवल है स्तर है उनमें कमी कर दी जाए। बहुत सारे जो लेवल बनाए गए हैं उनमें क्या कर दी जाए, कमी, क्योंकि जितने ज्यादा लेवल होंगे उतना ज्यादा विलंब हो जाएगा। दूसरी बात, पद सोपान की व्यवस्था को बहुत कठोर नहीं रखना, आपको इसको लचीला बनाना है। लचीला बनाएंगे तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि नीचे वाला एक पद लांग के ऊपर वाले से भी बात कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, पद सोपान व्यवस्था को लचीला बनाया जाना चाहिए। लचीला, लचीला बनाया जाना चाहिए। ठीक, तीसरी बात, तीसरी बात ये कि ये जितने सारे अधिकारी हैं, जितने सारे लेवल है, इनके बीच में प्रभावी कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण। और ये जो संप्रेषण शब्द है ना, ये वर्ड संप्रेषण, समन्वय और ये दो जो शब्द है, ये आप पब्लिकेट में जहां जहां जगह मिलती है, आपको कोई कमी सुधारने की बात कहता है, वहां पे दोनों शब्द लिख के आइए। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, संप्रेषण हर जगह काम में आएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाए लोक प्रशासन में, प्रशासन में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय बताओ, तो उसमें संप्रेषण भी आ जाएगा, समन्वय भी आ जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सुशासन, गुड गवर्नेंस लाने के उपाय बताओ, तो उसमें भी आपको संप्रेषण और समन्वय लिख के आना है, जनता का जुड़ाव लिख के आना है। ठीक है, आपको कोई पूछा जाए कि वर्तमान समय का जो प्रशासन है, इस प्रशासन को प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए क्या उपाय है, उन उपायों के साथ में ये दो उपाय जरूर लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो तीसरा क्या हो जाएगा, प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण का मतलब होता है आपसी बातचीत, ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में, प्रभावी संप्रेषण तथा आपसी समन्वय, आपसी समन्वय होना चाहिए। ये तीन तो हो गए सामान्य पॉइंट। चौथा पॉइंट थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, गैंग प्लांक। इसको अलग से लिखेंगे पर अभी लिखें, गैंग प्लांक। ये क्या अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, केवल अभी गैंग प्लांक लिख लीजिए। जैसे ये लिख लेंगे एग्जामिनर को तो समझ में आ ही जाएगा कि अच्छा आपको पता है इसका, और आपको भी चौथा पॉइंट लिख के आना है। और पांचवा लिख सकते हैं मैट्रिक संगठन बनाने चाहिए, मैट्रिक संगठन, ये भी लिखता हूं मैं, मैट्रिक, मैट्रिक्स संगठन। बस, क्या समझे, इसका मतलब आप ये समझे कि पद सोपान के दोषों को दूर करने के उपाय बताओ, आप कहेंगे इसके अनावश्यक स्तरों में कमी की जानी चाहिए, ये तो आपके लिखते ही समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, पद सोपानी व्यवस्था को लचीला बनाना चाहिए, ये पॉइंट भी आपके लिखते ही समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, प्रभावी संप्रेषण तथा समन्वय कम्युनिकेशन के बीच में होना चाहिए, ये भी आपके समझ में आ गया। चौथा, गैंग प्लांक, आपको 5 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। मैट्रिक संगठन आपको 5 मिनट बाद समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। क्यों, क्योंकि इनके मैं स्टार लगा रहा हूं, स्टार। क्यों स्टार लगाया, क्योंकि ये दोनों ही 15-15 शब्दों में आपसे पूछे जा सकते हैं। 15 वर्ड, 15 शब्द में अलग से और 15 शब्द में अलग से, ये दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे, अलग अलग पूछे जा सकते हैं। गैंग प्लान क्या है, 15 शब्द, मैट्रिक संगठन 15 शब्द। तो ये पद सोपान के दोषों को दूर करने के उपाय है, कैसे लिख देंगे, दोषों को दूर करने के उपाय,
देखिए इस प्रकार पॉइंट लिखेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, फिर इधर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट एंड 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट। ये 5 पॉइंट आपको परीक्षा में इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखना है। कॉपी में आपको पता है कि अगर आपको ये दिया तो इस पे 4 लाइन मिलेगी, तो आप आराम से इसको हैंडल कर लेंगे। बस सोपान के दोषों को दूर करने के उपाय, आप कीवर्ड लिखेंगे भी यहाँ पे केवल और केवल कि स्तर कम किए जाने चाहिए, स्तर कम, संगठन लचीला होना चाहिए। आप इसको ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखिए, लचीला, संगठन में लचीलता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। अगला समन्वय होना चाहिए इनमें। अगला गैंगप्लांक, ये पॉइंट लिखते हैं आपके क्वेश्चन को वैलिडिटी मिल जाएगी। और मैट्रिक संगठन, ये लो, ऐसा जैसे ही आपने लिखा है आपका काम, ये उत्तर पूरा हो गया। अब आप हेडिंग लगाएंगे गैंगप्लांक क्या, 15 शब्दों में, ताकि ये समझ में आए आपके, एक ये समझ में आ जाए। ये दोनों आपको समझना है, क्योंकि गैंगप्लांक इंडिविजुअल आपसे 15 शब्द में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैंगप्लांक इतना ही देगा परीक्षा में, एग्जामिनर मेहनत नहीं करेगा। गैंगप्लांक किसे कहते हैं इतना ही लिख के देता है मेंस में, गैंगप्लांक, फिर इसके बारे में अपन को लिखना है। आंसर लिखते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे ही कुछ लिखा है आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जानी चाहिए कि यार गैंगप्लांक क्या होता होगा, और क्यूरियोसिटी फिर याद करवा देती है। जैसे मैं गैंगप्लांक की फोटो दिखाऊं क्या आपको, ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए आपके। गैंगप्लांक, ये देखिए, शायद इसे समझ में आ जाए आपके। ये इस फोटो को अपन ने देखा है, ये किसी इंस्टीट्यूट की हो सकती है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। गैंगप्लांक शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा गैंगप्लांक का मतलब। ये और बैटरी में समझ में आएगी, ये बेटर और समझ में आ जाएगी आपके। ये देखिए, इधर देखिए गैंगप्लांक क्या है, फिर इसकी इमेज और एक इमेज और देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है ये इन्होंने त्रिभुज बनाया हुआ इस प्रकार का, और डी का संबंध जी से हो रहा है, मतलब डी का जो संबंध वो किससे हो रहा है, जी से हो रहा है। कुल मिला के ई और ए, ये संबंध बीच में एक पट्टा खींच रहे हैं। देखो जैसे, और दिखाता हूं एक इमेज और आपको बताता हूं। ये देखिए, ये इधर पुल है, फिर उधर पुल है, और इनके बीच में एक पट्टा रखा हुआ, पट्टा लकड़ी की नाव जैसा है, क्या रखा हुआ है, लकड़ी का तख्ता रखा हुआ है, तख्ता बीच में। इसको समझ लो, इसे गैंगप्लैंक समझ में आएगा आपके क्या। ये रहा, ये गैंगप्लांक है। गैंगप्लांक इमेज की फॉर्म में देखेंगे तो ये गैंगप्लांक है, ये गैंगप्लांक। इसका मतलब क्या, देखो इधर ही देख लेते हैं कि किसी संगठन में ये ऊपरी ऊपर तो ए हो ही गया, किसी भी संगठन में ऊपरी ऊपर ए है, फिर बी सी डी ई, इधर एफ जी एच आई। अब अगर ई को आई से बात करनी है तो कैसे जाएगा वो, पहले डी को, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को, फिर एफ को, जी को, एच को, कितना टाइम लग जाएगा इससे। इसलिए कहा, देखिए अगर आपको ई को जरूरत पड़े तो फटाफट आई से बात कर लेगा, इसी को गैंगप्लांक बोलते हैं। इसे बताओ क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि ई का समय बच जाएगा, कितना सारा समय बच गया, ये फायदा है बस। तो इसको बोलते हैं गैंगप्लांक, समझ में आ गया ना। इस वर्ड को क्या बोलते हैं, गैंगप्लांक बोलते हैं। इसका मतलब आपको गैंगप्लांक का पिक्चर समझ में आई है कि गैंगप्लांक असल में क्या होता है। एनरी फेयोल ने दिया था ये सिद्धांत, एनरी फेयोल। तो सबसे पहले आपको अगर बहुत देसी भाषा में समझाएं तो आप शुरुआत इस वर्ड से ही करेंगे मेंस में, कि संगठन के दोषों को दूर करने के लिए, या पद सोपान के दोष को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल का दिया गया सिद्धांत। एक लाइन, दूसरी लाइन, इसका अर्थ है नाव में बैठने के लिए काम में लिए जाने वाली लकड़ी का तख्ता, अर्थात
अगर किसी निम्नलिखित अगर किसी अधीनस्थ कर्मचारी को अपने समकक्ष किसी कर्मचारी से संप्रेषण करना है तो उसे वह सीधा संप्रेषण कर सकता है। इसका मतलब क्या है, उसको ऊपर 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 जाने की जरूरत नहीं, बराबर वाले से बराबर वाला बात कर लेगा। ठीक है, इसकी दो शर्त है। पहली शर्त तो ये है कि जब भी बात की जाए तो इमीडिएट जो उच्च अधिकारी है, जो उसके ऊपर का जो अधिकारी है, उसको कम से कम इन्फॉर्म कर देना है कि साहब गैंग प्लांक में कि अगर कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी से समकक्ष है, उससे अगर बात कर रहा है तो एक तो उच्च अधिकारी को सूचना दे देनी चाहिए, और जब भी वो बात करके निर्णय ले इसकी सूचना भी वो अपने उच्च अधिकारी को भेज दे। यही गैंग प्लांक है। तो गैंग प्लांक क्या है? गैंग प्लांक का मतलब क्या बोलेंगे आप कि सर पहली लाइन फेंकालोजी नहीं, एक एक वर्ड नंबर 1 ऐसे लिखना है बच्चों के दोष दूर करने के लिए। करने हेतु हेनरी फेवल का सिद्धांत, एक बात। दूसरी बात, इसको अंडरलाइन करना है, हेनरी फेवल का सिद्धांत और दोष दूर। दूसरी बात, किसी संगठन में, इसका शाब्दिक अर्थ बता देता हूं, चलो शाब्दिक अर्थ, नाव के लिए लकड़ी का तख्ता। दो बात। तीसरी बात, संगठन में अधीनस्थ कर्मचारी अपने समकक्ष से सीधे ही संचार स्थापित कर सकते हैं। मतलब बातचीत कर सकते हैं। अर्थात उचित माध्यम की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर चैनल। ठीक। चौथी बात, दो शर्तें हैं। पहला, उच्च अधिकारी को सूचना, और दूसरी बात, निर्णय की सूचना भी उच्च अधिकारी को। उच्चाधिकारी को। अंतिम बात, यह निजी संगठनों के लिए कारगर है। निजी संगठनों हेतु कारगर है। ये लीजिए साहब, और इसके बाद एक बढ़िया सा आपको क्या बना के आना, वहां पे डायग्राम बना के आना है। और यहां लिखना है, ये तो ए हो गया, फिर बी, सी, डी, ई,
फिर इधर मान लो FGHI, और इनके बीच में आप गैंग प्लांक बना के आएंगे और लिखेंगे गैंग प्लांक। देखो कैसे नंबर काट लेता है एग्जामिनर, 2 में से 2 आएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज गैंग प्लांक बेसिकली, तो आप कहेंगे पदसोपान के दोषों को दूर करने हेतु हेनरी फेयल का सिद्धांत है। शाब्दिक अर्थ है नाव में बैठने के लिए लकड़ी का एक तख्ता। संगठन में अधीनस्थ कर्मचारी अपने समकक्ष से सीधे ही संचार स्थापित कर सकते हैं, अर्थात उचित माध्यम आवश्यक नहीं। शर्तें 2 हैं साहब इसकी। पहला तो ये कि जब ये वाला बात करेगा इस वाले से, तब इसको सूचना जरूर देगा, और ये जो आपस में जो निर्णय ले लेंगे इसकी सूचना भी दी जाएगी, ये इसको देगा। ये निजी संगठनों हेतु कारगर है, कि मतलब ये जो है ये निजी संगठनों के लिए ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा कारगर है। अब मान लो इसको 5 शब्दों में दे दिया, मतलब 50 वर्ड में इसको दे दिया, तो कैसे लिखेंगे? तो थोड़ा सा और इसको ऐसा कर सकते हैं, लाभ लिख सकते हैं इसके, लाभ। लाभ, अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? अब इतनी समझ आपको आ गई होगी लाभ क्या होंगे। एक तो अनावश्यक विलंब बच जाएगा, विलंब कम होगा, प्रभावी निर्णय हो जाएंगे, प्रभावी निर्णय, और संगठन में प्रभावशीलता आएगी, प्रभावशीलता। लाल फीताशाही में कमी आएगी, वही जो 2 सौ कम हो जाएंगे सारे। लाल फीताशाही में कमी कम हो जाएगा, ये लाभ हो गए इसके, कि विलंब है वो घट जाएगा, प्रभावी निर्णय लिए जाएंगे, प्रभावशीलता बढ़ जाएगी, लाल फीताशाही में कमी आ जाएगी। ये आपके 50 शब्द का मसाला। अगर आप 50 शब्द में से क्वेश्चन लिख के आते हैं ना, और ऐसे 5-4 क्वेश्चन भी आपने अच्छे लिख लिए, तो आपकी कॉपी औरों से बहुत अलग हो जाएगी। अब बात करते एक जो आपको मैंने मैट्रिक्स संगठन बताया था। मैट्रिक्स संगठन का मतलब है इस प्रकार का संगठन। इसको भी अपन, आपको मैं पहले फोटो दिखा दूं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए, ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया है। इस प्रकार के बनते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के। कुल मिला के ये है कि सारे कर्मचारी, सारे कार्मिक, सारे अधिकारी, सबका क्या होता है? समान कार्य, समान उत्तरदायित्व होता है। मैट्रिक्स का मतलब घुला मिला, बराबर बराबर का, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स संगठन। ये आपको मैट्रिक्स थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, इधर वाला ये मैट्रिक्स संगठन है। चलिए अब हेडिंग लगाओ मैट्रिक्स संगठन। मैट्रिक्स संगठन, अब लिखना आपको इसके 15 शब्दों में ही है, 15 वर्ड में 15 शब्द, 1 मिनट है ना। ये हो गया मैट्रिक्स संगठन। मैट्रिक्स संगठन आपको कितने शब्दों में लिखना? 15 शब्दों में। देखिए मैट्रिक्स संगठन
का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो संगठन चल रहा होता है, इस संगठन में, क्या फोन बहुत आते रहते हैं, इस संगठन में जितने सारे कार्मिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके पास में समान शक्तियां और समान उत्तरदायित्व होता है इनके पास में। मतलब ये है मैट्रिक्स संगठन इस प्रकार का ऐसे ही बना रहे हैं। इसका मतलब है कि इस ये वाला जो संगठन है ऊपर से नीचे नहीं चल रहा है। देखिए ये इस प्रकार का संगठन है, ये तो कुछ और ही पिज्जा टाइप बन गया। इसको ऐसे याद करके देखिए, ऐसे बन गया, फिर 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 ऐसे बन गया, ऐसे ऐसे। कुल मिला के ये कि इस प्रकार के संगठन में, अब बताओ सबसे ऊपर कौन है, बोले पता नहीं है। तो इसमें जितने सारे कर्मचारी होते हैं उन सबके पास में समान कार्य और समान उत्तरदायित्व होता, तो लिख लो ऐसे संगठन में मैट्रिक्स संगठन। सभी कर्मचारियों के पास समान कार्य व समान उत्तरदायित्व होता है। इससे इसका मतलब है कि इसमें भाई है तो ये पद सोपान के दोष दूर करने का ही उपाय। इसका मतलब ये है कि इसमें ना तो कोई उच्च होता है ना कोई अधीनस्थ होता है। सीधा सीधा ये है कि साहब इसमें सारे सारे कर्मचारी एक इक्वल लेवल पे होते हैं, सबके पास में समान जिम्मेदारी समान। जैसे आप लोग 10 लोग हैं, 10 फ्रेंड है या 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड मिलकर कोई कोचिंग खोल रहे हैं मान लो, उसमें ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, पांचों के पास अपना अपना कार्य डिवाइड कर लेते हैं, सबके पास समान कार्य होता है, समान उत्तरदायित्व होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक विचारक हुए जिसका नाम क्रिस और गिरिस, उन्होंने मैट्रिक्स संगठनों का पहली बार निर्माण किया। तो आप लिखना चाहो तो क्रिस और गिरिस का नाम आप लिख सकते हैं कि क्रिस और गिरिस ने मैट्रिक्स संगठन बताए। और गिरिस ने सर्वप्रथम मैट्रिक्स संगठन अवधारणा दी। एक बात और, एक बात ये है कि क्रिस और गिरिस ने सर्वप्रथम मैट्रिक्स संगठन की अवधारणा दी। अब मान लो अब आपकी क्रिएटिविटी काम में आएगी। ये सभी ने लिख दिया, अब आप कोई क्रिएटिव काम कर सकते हो कि साहब मैट्रिक्स संगठन में इस प्रकार का संगठन बना सकते हो, ये ऐसा बना दिया। कुछ नहीं, कुछ भी करके आएंगे तो आपके पावर नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार का बना दिया और ऐसे लिख दिया कि कार्य और उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व बराबर 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 और बराबर। ये लो, कुछ खास नहीं किया आपने, पर आपने थोड़ा सा अलग कर दिया कि आपने औरों की बजाय इस पे 15 सेकंड एक्स्ट्रा दिए, और ये 15 सेकंड आपके अगर पाव नंबर भी बढ़ा देगी तो फिर आपकी फाइनल में कई बार कुछ पॉइंट से, जैसे 87 तक एसडीएम बनते हैं, 87 रैंक तक, 88 रैंक वाला डीएसपी बन गया, या 130 रैंक तक डीएसपी बनते, 131 वाला तहसीलदार बन गया। अब सोचिए एक रैंक मतलब कुछ पॉइंट अगर उसके ज्यादा होते तो हो सकता है कि वो तहसीलदार को 10-12 साल एसडीएम बनने में लगती है, तो वो 10-12 साल आगे हो जाएगा 20 सेकंड की वजह से। इसलिए परीक्षा में कोशिश ये करनी है कि औरों से मुझे बेहतर आधा नंबर लेके आना हो। आधे का गेम खेलना हमेशा, कि आधा कैसे एक्स्ट्रा मिले, पूरे दिन दिमाग में सोचना मुझे आधा एक्स्ट्रा कैसे मिले औरों से, बढ़िया काम हो जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब अपन ने फिनिश कर लिया है साहब पद सोपान को ठीक तरीके से। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, ये मेरा दावा है। और इसके अगर नोट्स बना लिए 1-1.5 पेज में तो आपका काम हो जाएगा। अब अपन जो करेंगे वो करेंगे आदेश की एकता। हेडिंग लगाए आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। तो अगला हेडिंग लगाए आदेश की एकता।
आदेश की एकता भूल गए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो लिखने हैं अभी आदेश की एकता से, जिसको मैं एक बार वापस आपको दिखा दूं। आदेश की एकता वाला ये आया हुआ देखो, आदेश की एकता वाला। अब देख लो आदेश की एकता, ये प्रश्न देखो क्या आया हुआ है, आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में क्या अंतर है। एक प्रश्न तो ये आया हुआ है, इसका मतलब आपको केवल एक आदेश की एकता पढ़ना है और काम बन जाएगा। एक मजे की बात और बताता हूं आपको, वो सुन लो क्या है। अभी जो अपन पढ़ के आए हैं, मतलब अभी जो अपन डिस्कस करके आए हैं, वो करके आए हैं पद सोपान। अभी तक पद सोपान का कोई क्वेश्चन नहीं आया परीक्षा में, इसका मतलब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो कि पद सोपान का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखो पद सोपान आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता में क्या अंतर है, ये आया हुआ है। तो इसका मतलब आदेश की एकता से आ गया, फिर आगे पढ़ेंगे नियंत्रण का क्षेत्र इससे आ गया, नियंत्रण के क्षेत्र से आ गया, नियंत्रण के क्षेत्र से आ गया। 4 बार में से 3 बार नियंत्रण का क्षेत्र पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नियंत्रण का क्षेत्र तो पढ़ना ही पढ़ना है। पर साथ में इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया पद सोपान से, तो इस बार आपको पद सोपान देखना है कि पद सोपान से क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको जरूर जरूर ध्यान रखना है इस वाले से। ठीक साहब, ये क्वेश्चन लिख लो आप अगर लिखने हैं तो। आदेश की एकता निर्देश की एकता में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आप लिखो, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ। आदेश की एकता, आदेश की एकता से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपके मेंस में, वो लिखने हैं। सबसे पहले तो पहला तो काम ये है कि इस आदेश की एकता को परिभाषित करना है। तो आदेश की एकता आपने हेडिंग लगा लिया, वापस लगा देता हूँ, आदेश की एकता। किसकी एकता, आदेश की। पहला, आदेश की एकता को परिभाषित करें। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्वेश्चन इसमें से देख सकते हैं कि आदेश की एकता का महत्व क्या है। मतलब इसका मतलब है कि आदेश की एकता की या तो विशेषता देख लो या फिर महत्व देख लो, दोनों देख लो। आदेश की एकता का विशेषताएं, तीसरा आदेश की एकता का महत्व है। चौथा, आदेश की एकता की प्रासंगिकता। पांचवा, आदेश की एकता व निर्देश की एकता। छठा, आदेश की एकता को परिभाषित, आदेश की एकता की विशेषता, आदेश की एकता का महत्व है, प्रासंगिकता, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, निर्देश की एकता। मेरे हिसाब से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपकी परीक्षा में आपके लिए काम के हैं। 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हो इसमें से। ये तो 15,
और आदेश की एकता की विशेषता, ये भी, ये 50, आदेश की एकता का महत्व, ये भी 50। अपन तो 50 में तैयार कर लेंगे, 15 का तो लिख ही देंगे। ये भी 50 में, ये 15 में। इसको 15 शब्द में तैयार करना है, इसको 15 में, 50 में, 50, 50 और 15 लिख लो इसको। ये क्वेश्चन ही तैयार करने ताकि आपका काम बन जाए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने लिख लिए होंगे। अब चलते आगे पहले क्वेश्चन से। आदेश की एकता को परिभाषित करें। अब ये होती क्या आदेश की एकता आपके दिमाग में है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, जैसे ये कोई संगठन है, इसमें ये कर्मचारी, ये कर्मचारी, ये कर्मचारी, ये कर्मचारी, 4 5, इनके ऊपर मान लो एक कर्मचारी, 2 3, फिर इनके ऊपर 1 2, फिर इनके ऊपर 1, या और इसको बढ़ा लेते हैं इधर। तो देखा जाए तो ये पहली बात तो क्या बन गया, बोले सर, आप कहेंगे सर पद सोपान तो बन ही गए, ये पद सोपान बन गया। ठीक, दूसरा देखो, ये पद सोपान बन गया ना, वो तो अपने पढ़ लिया। अब पद सोपान से जुड़ा हुआ ही है आदेश की एकता। असल में आदेश की एकता क्या, उसको समझना है। आदेश की एकता ये कहती है कि देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कर्मचारी नीचे हैं 3 के। अब मान लो ये 2 कर्मचारी हैं, ये इसको दिए हुए हैं, ये 2 कर्मचारी इसको दिए, ये 3 कर्मचारी इसके अंडर में काम कर रहे हैं। पर ये तो सबसे नीचे है, तो इनको तो ये भी आदेश दे सकता है, ये भी आदेश इनको सबको दे सकता है, ये भी आदेश इन सभी को दे सकता है, ये भी आदेश सभी को दे सकता है। अब बहुत ध्यान से इसको अलग पॉइंट पे लेके जाते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं, पर इसके ये समझ में आ जाएगा फिर आदेश की एकता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 53, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। ठीक है, साथ में ये लिखा हुआ कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा, सुप्रीम कमांडर। देखो, इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर क्यों बनाया इसी 53 के तहत। इसको समझने के लिए ये समझ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। भारत में 3 सेनाएं, इधर नेवी, इधर आर्मी, इधर एयरफोर्स। एयरफोर्स इनको थोड़ा और ऊपर खिसकाते हैं। कितनी सेनाएं, 3। कौन कौन सी, नेवी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। नेवी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है एडमिरल होता है। आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी तो जनरल होता है। नेवी का सबसे बड़ा अधिकारी एडमिरल होता है। और इसका सबसे बड़ा अधिकारी एयर चीफ मार्शल होता है। इनके बीच में एक पद है, वो सीडीएस का है। सीडीएस यहाँ होता है, और सीडीएस के ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। अब मान लो पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ या किसी के साथ भी, किसी का पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर के लिए किसी के साथ भी युद्ध होता है भारत का, तो आर्मी को कमांड कौन देगा, जनरल देगा। नेवी को कमांड कौन देगा, एडमिरल की युद्ध करो। और एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स को कमांड देगा। तो ये सेनाएं जाएंगी, युद्ध रोकना है तो ये इसको कमांड देगा, रुकवाएगा, ये इसको कमांड देगा, इसको कमांड देगा। तो ये आपको लगता नहीं 3 कमांड अलग अलग दी जा रही है तब जाके रुक रहा है। तो क्यों ना एक ऐसा कोई अधिकारी हो सबसे बड़ा, जो तीनों को एक साथ कमांड दे दे, आर्मी को भी, नेवी को भी, एयरफोर्स को भी। इसलिए राष्ट्रपति को
तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। इसका मतलब ये कि राष्ट्रपति भारत में युद्ध की घोषणा करता है और युद्ध विराम की घोषणा करता है। इंटरव्यू में कभी पूछ लिया जाए कि बताओ कि राष्ट्रपति जो है उसको तीनों सेनाओं को सुप्रीम कमांडर बनाएगा, इसका क्या मतलब? आप कहना सर इसका मतलब ये है कि भारत में जो युद्ध की घोषणा है, वार घोषणा, वार डिक्लेरेशन, वो राष्ट्रपति करते हैं, और युद्ध रोकने की घोषणा भी राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति एक आदेश निकालेंगे कि युद्ध विराम तो तीनों सेनाएं रुक जाएंगी, राष्ट्रपति कहेंगे युद्ध फायर तो फिर तीनों सेनाएं एक साथ युद्ध कर देंगी। इसलिए आदेश की एकता है भारत में, अलग अलग आदेश नहीं दिया जा रहा है, आदेश की क्या है? एकता। इसको ऐसे समझते हैं कि नीचे वाले जो है वो एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे, अलग अलग से नहीं प्राप्त करेंगे। इसी को आदेश की एकता बोला जाता है। बहुत सामान्य भाषा में इसको समझ लिया आपने। तो लिखते हैं आदेश की एकता। मान लो ऐसा आ गया परीक्षा में इतना ही, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। पहला, ये संगठन का एक सिद्धांत है। भाई तीनों सवाल आ गए, आदेश की एकता, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र। एक लाइन तो आपके लिए फिक्स हो ही गई, ये एक संगठन का सिद्धांत है। और संगठन के कितने सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं? 3। कौन कौन से? आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र और पद सोपान। तो अब आदेश की एकता पूछा है, क्या कहेंगे? ये संगठन का एक सिद्धांत है, तो लिखेंगे ये संगठन का एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत है। एक बात, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कहती है कि संगठन में ये कि किसी भी संगठन में जो कर्मचारी है उसको केवल एक ही उच्च अधिकारी आदेश देगा, एक व्यक्ति एक बॉस। इसका मतलब किसी संगठन में निकटतम उच्च अधिकारी आदेश प्राप्त होने चाहिए। तो किसी संगठन में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसका करेक्ट है। क्या समझे कि किसी भी संगठन में अधीनस्थ कर्मचारी केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा और उसे नहीं प्राप्त करेगा, एक व्यक्ति एक बॉस। अब इसको ऐसे लिखना है। ये आधे नंबर वाली बात है अलग से। एक व्यक्ति एक बॉस संगठन का एक सिद्धांत है, ठीक बात है। किसी भी संगठन में अधीनस्थ कर्मचारी केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा, अलग अलग से आदेश प्राप्त नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं आदेश की एकता। समझ में आ गया? अब आदेश की एकता की विशेषता क्या है? देखिए इंटरव्यू में पूछा जाए, मेंस में 15 शब्दों में पूछा जाए, आपको वही तैयार करना जो 15 शब्दों में आप एग्जैक्टली लिख सकते हैं। अनावश्यक बात नहीं लिख सकते, परीक्षा में जगह ही नहीं बचती है। कॉन्सेप्ट केवल दिमाग में रख लिया, वो कॉन्सेप्ट भी नहीं लिख सकते। या तो केवल 15 शब्दों में 50 शब्दों में उत्तर लिख के आने, नंबर उनको मिलेंगे जिन्होंने टू द पॉइंट बात करी है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसका मतलब अब जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे आदेश की एकता की विशेषताएं क्या क्या होती है। आदेश की एकता की विशेषता वही है जो इसकी परिभाषा में लिखी हुई है। इस प्रश्न का उत्तर
आदेश की एकता की विशेषताएं बताइए। हेडिंग है विशेषताएं। अब विशेषताओं में मान लो आपको विशेषता मैंने पढ़ाई नहीं और आपको विशेषता दिमाग में आ नहीं रही है, तो पहली बात तो क्या करेंगे, एक कर्मचारी किसी एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है, बोले हाँ विशेषता हो गई। यह सिद्धांत संगठन में सत्ता व नेतृत्व को स्पष्ट करता है। सत्ता किसके पास में, वो लीडर कौन है समझ में आता है। 50 लोग एक को आदेश दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदेश कौन दे रहा है, सत्ता किसके पास में है। तो सत्ता व नेतृत्व को स्पष्ट करती है। और आदेश की एकता सिद्धांत है, ये उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट करती है कि क्योंकि वो अधिकारी उसके प्रति उत्तरदायी रहेगा। और साथ साथ में आदेश की एकता जो है वो पद सोपान व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहली बात क्या लिखेंगे इसकी विशेषताओं में, नंबर 1, देखते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं। आदेश की एकता की विशेषताएं, विशेषताओं में पहली विशेषता क्या लिखेंगे, अधीनस्थ केवल एक ही उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। ठीक है, एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, यह सिद्धांत संगठन में सत्ता व नेतृत्व को परिभाषित करता है। तीसरी बात, तीसरी बात यह कि यह उत्तरदायित्व तो स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत उत्तरदायित्व व जवाबदेही जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। अगली बात, यह सिद्धांत संगठन में पद सोपान से जुड़ा हुआ, आप समझ में गए ना, ऊपर नीचे वाला पद सोपान पद सोपानिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये लो, ये इसकी विशेषताएं हो गई। क्या क्या विशेषताएं हैं, अधीनस्थ केवल एक उच्च अधिकारी आदेश प्राप्त करेगा, संगठन में सत्ता और नेतृत्व को परिभाषित करता है, ये सिद्धांत उत्तरदायित्व जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है, ये सिद्धांत संगठन में पद सोपानी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये लिख लिया आपने 4-5 विशेषता, आपका काम चल जाएगा। ठीक, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट इसी मतलब कॉपी में जब 20 सवाल आपको लिख के आने हैं, 15 सवाल आपको लिख के आने, इसी फॉर्मेट में लिखिए। किसी को इस फॉर्मेट में लिख दिया, किसी को पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख दिया, किसी को डायग्राम फॉर्मेट में लिख दिया, किसी को फ्लो चार्ट में लिख दिया। आपकी कॉपी ऐसे अच्छी दिखे, मतलब 20 में से 10 क्वेश्चन तो आप फॉर्मेट में लिखिए, 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार लिखिए, 2-3 क्वेश्चन में और फॉर्मेट, अच्छी कॉपी बनेगी आपकी। जब स्कैन होगी एग्जाम के पास जाएगी तो आपको अच्छे नंबर देगा। तो आपकी कॉपी में कुछ इस प्रकार की क्रिएटिविटी बोलते हैं इसको, ये तब आती है जब आप बार बार लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन,
आदेश की एकता का महत्व स्पष्ट करो। इसका इंपॉर्टेंस क्या? अब आप मुझे एक बात बताओ, अब सोचना शुरू कर दो। 10 क्लास हो चुकी है, मैं 10-11 क्लास में चाह रहा हूँ कि अब आपकी ब्रेन स्ट्रोमिंग बने, कुछ आप चीजें 2-3 पॉइंट, 10 पॉइंट 5 पॉइंट में 2-3 तो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, और जब पूरा सिलेबस होगा तब तक आप पूरे पॉइंट अपने आप सोचने लग जाएंगे। अब आप पॉइंट सोचो। आदेश की एकता का महत्व है। आदेश की एकता का महत्व क्या, मतलब ये लाभ क्या है या महत्व क्या है, बताओ कि मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आदेश की एकता के कारण संभव हो पाती है। तो आप कहना सर, पहली बात तो कि संगठन में अच्छा कंट्रोल बढ़ता है, क्योंकि भाई 10 लोग हैं, 10 ऊपर आदेश देने वाले हैं, कौन किसको आदेश दे रहा पता ही नहीं, कौन जवाबदेही था पता ही नहीं। तो पहली बात तो ये कि साहब इसमें संगठन में एक तो अनुशासन बढ़ेगा, और नियंत्रण कंट्रोल भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि संगठन में साहब कार्य कुशलता भी आती है, हाँ आती है बिल्कुल, एफिशिएंसी बढ़ जाती है इससे। तीसरी बात ये कि कार्य और जो आदेश है उनका दोहराव नहीं होता है, एक अधिकारी के नीचे एक कर्मचारी सीधा आदेश दे देगा, अब वो हो सकता है दूसरा और दूसरा आदेश देके चला जाए, तो कार्य, और भी सी बात है कि कार्यों में और आदेशों में दोहराव हो जाता है। तीसरा, यहाँ पे संगठन में आप जवाबदेहीता तय कर सकते हैं कि तुम कोई काम सौंपा था, मैंने सौंपा था, किया या नहीं किया। अगली बात ये कि इससे आदेश की एकता से संगठन में स्पष्टता आती है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को पता होता है कि आदेश कहाँ से प्राप्त होने हैं, ये इसका महत्व है। और जो आपको समझ में आए, 3 E's की अवधारणा बढ़ जाती है, संगठन अधिक उत्पादक हो जाते हैं, कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकता है। नियंत्रण है, समन्वय है, संचार है, कार्य कुशलता है, जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, इफेक्टिवनेस बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ये सब कुछ प्रभावी तरीके से किया जा सकता है, कार्य का रिपीटेशन नहीं होता, दोहराव नहीं होता है। पॉइंट्स लिख के एग्जामिनर को प्रभावित कीजिए, नंबर लीजिए। पहला पॉइंट, कार्यों में स्पष्टता रहती है, या आदेशों की स्पष्टता, इसे कार्य स्पष्ट, कार्य स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, आदेश हुए, कार्यों का दोहराव नहीं। तीसरी बात, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। चौथी बात, कोई नियंत्रण, समन्वय, संचार में वृद्धि। अगली बात, संगठन की उत्पादकता में वृद्धि। भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। ठीक, आदेश व कार्य की स्पष्टता आती है, आदेश व कार्यों का दोहराव नहीं होता, कार्य कुशलता नहीं, जवाबदेहीता सुनिश्चित की जा सकती है। तुमने कि ये 8-7 पॉइंट है जो लगभग परसेंट में लिखने हैं, जवाबदेहीता सुनिश्चित की जा सकती है। फिर आपको एक आधे और फैकालॉजी की हिसाब, ये अनुशासन को बढ़ाता है, समन्वय, संचार, अनुशासन, ये कीवर्ड है जिनको आपको रखना है याद। तो कितने कीवर्ड हो गए देखो, एक नियंत्रण लगभग लिखना है, समन्वय लिखना है, संचार लिखना है, अनुशासन लिखना है, उत्पादकता संगठन की लिखनी है, कार्य कुशलता लिखना है, 3 E's जो मैंने आपको बताया था, 3 E's
इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, दक्षता, दक्षता में वृद्धि होती है, कार्यकुशलता, दक्षता, मितव्ययिता। ये देखो पॉइंट है, एग्जामिनर जितने सारे ज्यादा पॉइंट लिखेंगे एग्जामिनर उतना ही इंप्रेस होता है, न कि किसी एक पॉइंट को पकड़ के उसकी डिटेल लिखते चलते हैं। ये आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अब है कि अंतिम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा कि आप इसका उत्तर मुझे लिख के बताएंगे कि ये आदेश की एकता की प्रासंगिकता बताओ, प्रासंगिकता, प्रासंगिकता। चलो मैं एक बार बताता हूँ इसको कैसे लिखना है, हेडिंग लगाओ। रेलिवेंसी क्या है? अच्छा आप एक खुद से बात बताओ मुझे, जो आदेश की एकता पढ़ रहे हैं, क्या ये प्रासंगिक है कि मतलब जरूरी है या नहीं है? आप इसका सोच के उत्तर दो कि क्या आदेश की एकता की जरूरत है या नहीं है, आदेश की एकता काम आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ। मतलब ये है कि वर्तमान में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का समय आ रहा है, फिर एक अधिकारी एक को आदेश देगा, वो उसके आदेश का वेट करता रहेगा, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। दूसरा कि वर्तमान समय में कांस्टेबल के ऊपर एसआई, कई सारे एसआई लगे हुए हैं, कई सारे इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, कई सारे डिप्टी लगे हुए हैं, तो फिर एक से एक आदेश प्राप्त करना थोड़ा सा और टफ हो जाता है। तीसरी बात है कि अगर आपको कई बार संगठन में आपको एक साथ काम करना है, तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि कई सारे एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आप एक कांस्टेबल है, तो हो सकता है कि क्राइम के मामले में कोई एक एक्सपर्ट सब इंस्पेक्टर है, वो आपको कुछ बातें आदेश देगा। फिनेंशियल फ्रॉड में कोई एक सब इंस्पेक्टर है, वो आपको कोई अलग आदेश देगा। तो कुल मिला के बात है कि ये अव्यवहारिक सा लगता है कि आदेश की एकता वर्तमान में कुछ खास इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। हाँ, सेना में आज भी इसको लागू किया जा सकता है, और ये लागू होता है सेना में, क्योंकि सैन्य प्रशासन में उपयोगी है, असैन्य प्रशासन में उपयोगी नहीं है। पर ये नहीं लिख देना कि ये कोई काम का नहीं आदेश की एकता वर्तमान में। लिखेंगे सबसे पहले इसकी उपयोगिता, इसको इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से हैंडल करेंगे। प्रासंगिकता, तो पहली बात प्रासंगिक कहाँ है, तो नंबर एक सैन्य शासन में, सैन्य प्रशासन में। दूसरी बात छोटे संगठनों में। तीसरा, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले संगठनों में। ठीक, कहाँ पे प्रासंगिक नहीं है? वर्तमान में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी युग में अप्रासंगिक हो गया है। दूसरी बात, बड़े संगठनों में श्रमिकों को या कर्मचारियों को कई सारे उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त करने होते हैं।
ठीक है। टेलर एक विचारक हुए हैं जिनके बारे में अपन आगे डिस्कस भी करेंगे। टेलर ने कहा कि जो आदेश की एकता है ये मतलब सैनिक प्रकार की चौधराहट है, तो खास इन्होंने इसकी आलोचना करी है कि इन्होंने टेलर ने, तो टेलर ने इसके बारे में क्या कहा वो भी आपको एक आलोचना लिख देनी है। मैं फिर इसको समराइज करवाता हूँ। चौधराहट, ये कोई सैन्य प्रकार की चौधराहट है। इसका मतलब है कि ये जो आदेश की एकता जो सिद्धांत है ये वर्तमान में प्रशासन में भी अव्यवहारिक सा लगता है। तो ये आप बताओ, पटवारी है वो उसको एसडीएम भी आदेश दे सकता है, कलेक्टर भी आदेश दे सकता है, एडीएम भी आदेश दे सकता है, आरआई भी आदेश दे सकता है, नायब तहसीलदार भी आदेश दे सकता है, तहसीलदार भी आदेश दे सकता है। तो फिर ये संभव नहीं है ना आज के वर्तमान युग में कि आप केवल एक आदेश की एकता सिद्धांत का पालन करें। पर जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है आप केवल और केवल उसकी आलोचना बुराई नहीं लिखेंगे। आप देखिए प्रशासक तो वो है ना कि जो अच्छाई और बुराई दोनों देखे। आप कहना कि कुछ संगठनों में तो ये काम का है आज भी और कुछ संगठनों में काम का नहीं रहा। जैसे वर्तमान में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का युग आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसमें वो बात ही खत्म हो गई किसको कौन, एक अमेरिका में बैठा इधर वाले को आदेश दे रहा है, वो यहाँ पे काम कर रहा है। बड़े संगठनों में कई सारे कर्मचारी होते हैं, उनको कई सारे अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने थे, इसलिए थोड़ा सा अव्यवहारिक लगता है, थोड़ा सा अप्रचलित सा लगता है। तो इसको, और दूसरी बात ये मैंने आपको एक तरीका बताया, इसको अपनी कॉपी में बहुत ईमानदारी के साथ में गूगल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लिखना सीख जाइए। इसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में एक जगह छोड़ दीजिए 5-7 लाइन की, उसमें उत्तर लिखना है, अभी छोड़नी है, नीचे से हेडिंग नहीं लगानी है। अब अगली हेडिंग लगानी आदेश की एकता और निर्देश की एकता में, क्योंकि यहाँ पे इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं आदेश की एकता और निर्देश की एकता में, ये 15 शब्दों में आपको तैयार करना है। तो लिखो आदेश की एकता वह निर्देश की एकता। इसका मतलब आदेश की एकता क्या होती है, निर्देश की एकता क्या होती है, इन दोनों को आपको समझना है। आदेश की एकता तो क्या कहती है, संगठन में कर्मचारी केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। इसका मतलब ये तो आदेश की एकता तूने बता दिया, लिख लो। पर फिर भी संगठन में कर्मचारी केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। एक बात तो ये, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे केवल एक जो अधीनस्थ है वो केवल एक उच्च अधिकारी का आदेश प्राप्त करेगा, इसलिए संगठन में एक रूपता आएगी, अनुशासन आएगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी। इससे क्या आएगा संगठन में, अनुशासन, संगठन में एक रूपता, इसके लाभ में एक रूपता लिखेंगे, कार्य कुशलता, अनुशासन बढ़ेगा। इसका मतलब एक कीवर्ड अपने पास में क्या हो गया, एक मैंने नियंत्रण बताया ये लिखना है, एक मैंने समन्वय बताया ये लिखना है, एक अपने कार्य कुशलता देखा ये लिखना है, एक अपने दक्षता देखा ये लिखना है, एक अपने प्रभावशीलता देखा ये लिखना है, एक अपने एक रूपता देखा ये लिखना है, एक अपने संचार देखा ये लिखना है। ये देखो कितने सारे कीवर्ड हो गए हर क्वेश्चन में। देखो जो यूनिट नंबर 3 है संगठन के सिद्धांत, एक ही तो क्वेश्चन आना है, उसमें सारे कीवर्ड डाल के आ जाओ, काम बन जाएगा, पूरे में पूरे नंबर आएंगे।
इन कीवर्ड को आप कॉपी में उतारते जाओ और पब्लिक एड पूरा होते होते 50 कीवर्ड लिख लेंगे। जैसे यूनिट नंबर 1 के अलग कीवर्ड होते हैं, यूनिट नंबर 2 के अलग कीवर्ड होते हैं, यूनिट नंबर 3 के अलग कीवर्ड होते हैं, तो यूनिट नंबर 3 के कीवर्ड अपन लिख रहे हैं जो आपको काम में आएंगे। अब बात करते हैं निर्देश की एकता की। देखो, निर्देश की एकता का मतलब होता है कि संगठन में जो कार्य करने वाली इकाइयां हैं इनके मध्य समन्वय तथा साझा उद्देश्य के कार्य करने चाहिए। कि संगठन में जो भी कई सारी यूनिट हैं वो कार्य कर रही हैं, वो एक समन्वय और साझा उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। मतलब इसको अगले वाले पेज पे लिखता हूँ, ये आदेश की एकता होगी, अब लिखेंगे निर्देश की एकता। तो संगठन में कार्य करने वाली विभिन्न इकाइयों के मध्य समन्वय व साझा उद्देश्य से कार्य करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारी यूनिट काम करती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ये हो गई अनुसंधान शाखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हो गई मेडिसिन शाखा जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह, ये हो गई ओपीडी, ये हो गया जैसे आईपीडी, ये हो गई जैसे सर्जिकल यूनिट, ये हो गई कैंटीन यूनिट, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एडम ब्लॉक। अब देखो, ये एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल, ये एग्जांपल लिख के आना आपको, मैं चलो साफ लिख देता हूँ इसको, क्या क्या समझ में आएगा, निर्देश की एकता समझ में आ जाए आपको। ये एक हॉस्पिटल है, इसमें अलग अलग यूनिट है, जैसे ये यूनिट है, ये हो गई ओपीडी, ये हो गया आईपीडी, ये हो गया मेडिसिन या पैथोलॉजी, पैथो, यहां पे हो गया सर्जिकल यूनिट, यहां पे हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर एन डी, यहां पे हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एडम ब्लॉक, यहां पे हो गया रिसेप्शन ब्लॉक, यहां पे हो गया ब्लड बैंक यूनिट। देखो, ये एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ओपीडी ब्लॉक हो गया, आईपीडी ब्लॉक हो गया, पैथो ब्लॉक हो गया, सर्जिकल ब्लॉक हो गया, ब्लड बैंक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडम ब्लॉक और रिसेप्शन ब्लॉक। इनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए, इनके बीच में आपस में, ये इकाई हो गई सारी, इनके बीच में समन्वय और उद्देश्य इनके सेम होने चाहिए। इनके बीच में क्या होना चाहिए, इन सभी के बीच में, इसके इसके इसके, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इन सब के बीच में दो चीज होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, और इनके उद्देश्य क्या है, मरीजों को ठीक करना, साझा उद्देश्य होने चाहिए, साझा उद्देश्य।
ये लीजिए, ऐसा बना देंगे ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपसे। आधे नंबर वाला गेम है ये। तो ये आपको लिख के आना परीक्षा में, इसे निर्देश की एकता आपके समझ में आ जाएगा। इसका उद्देश्य क्या, इसका उद्देश्य बेहतर प्रबंध करना। उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य ये वाला संचार, एकरूपता, नियंत्रण, समन्वय, कार्यकुशलता, दक्षता, प्रभावशीलता। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बेहतर प्रबंध करना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इन सब के ऊपर कोई एक बैठा हुआ सीईओ हॉस्पिटल का, वो सारा सब कुछ मैनेज कर लेगा। इसका उद्देश्य लिखो, उद्देश्य बेहतर प्रबंध करना। ये हो गया साहब, निर्देश की एकता हो गया, आदेश की एकता हो गया। अब अपना अगला टॉपिक बचा वो है नियंत्रण का क्षेत्र। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ताकि ये यूनिट पूरी हो जाए, अगली यूनिट फिर एक क्लास में पूरी हो जाए, क्योंकि अपन को तो GS2 भी करना है, GS1 भी करना, सारा तो करना ही है अपन को, है ना। ठीक है, फिर अपन को तो एक अलग से आंसर राइटिंग का क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी शुरू करना, बहुत सारे काम करने हैं। तो फटाफट करते हैं, फटाफट इन द सेंस सिलेबस करते हैं, थोड़ी लंबी क्लास हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला अपना टॉपिक था नियंत्रण का क्षेत्र। अब इस पे आओ पहले। ये लीजिए, आदेश की एकता की परिभाषा आप लिख लेंगे, लिखवा दी। आदेश की एकता की विशेषता लिखवा दी, आदेश की एकता का महत्व बता दिया, आदेश की एकता की प्रासंगिकता बता दी, आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर बता दिया। अब मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। तो नियंत्रण का क्षेत्र देखें तो पहले अपन ये देख लेते हैं। देखो, इसे क्वेश्चन देखो, नियंत्रण के क्षेत्र को, नियंत्रण के, देखो पहले 2013 में क्या आया, नियंत्रण के क्षेत्र की परिभाषा लिखो। ये लो 15 शब्दों में। हालांकि 2013 में अलग पेपर था, 20 शब्द होते थे उस समय, पर 15 शब्दों में नियंत्रण का क्षेत्र लिखना है। फिर आया फिर आया नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए, 4। इसका मतलब 15 शब्दों में। ठीक, फिर है वे कौन से कारक हैं, वे कौन से कारक हैं जो नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करते हैं 2016 में। ये 50 शब्द। ये लो साहब, इसका मतलब नियंत्रण के क्षेत्र से 3 बार सवाल आ गया, 3 बार। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है नियंत्रण क्षेत्र की परिभाषा करो, कर देंगे, प्रभावित करने वाले कारक बता देंगे, और वे कौन से कारक निर्धारित करते हैं, निर्धारित करने वाले, प्रभावित करने वाले, एक सी बात हुई है लगभग, और एक नियंत्रण क्षेत्र की विशेषता। अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, नियंत्रण के क्षेत्र की परिभाषा क्या है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वर्तमान में नियंत्रण का क्षेत्र अधिक क्यों हो रहा है वो कारण बताओ। इसके अलावा नियंत्रण के क्षेत्र में ग्रेपुनास एक फॉर्मूला, उसके बारे में देख लेंगे। ये 4 सवाल हैं जो मेरे हिसाब से आएंगे, आप कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले नियंत्रण का क्षेत्र, खड़े लगाओ नियंत्रण का क्षेत्र। इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। पहले तो इसको देसी भाषा में समझते हैं होता क्या है। देखो, जैसे ये क्लासरूम है, यहाँ पे एक टीचर साहब पढ़ा रहे हैं, टीचर, और सामने इनके बच्चे बैठे हुए हैं। देखो, पढ़ाने को तो जब कोचिंग में जाते तो 800-800 भी बैठा देते हैं, पर क्या प्रभावी कंट्रोल थोड़ी होता उन बच्चों पर। तो नियंत्रण का क्षेत्र ये कहता है कि जो भी नियंत्रण करता उच्च अधिकारी है, उसका वो क्षेत्र जहां पर वो अधीनस्थ जो भी उसके अंडर में कर्मचारी, उनको प्रभावी रूप से नियंत्रण या सफलतापूर्वक नियंत्रण कर ले, इसी को नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब मान लो यूजीसी ने कहा, देखो यूजीसी ने कहा कि एक जो टीचर है वो 10 से 12 स्टूडेंट को प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, केवल 10-12 बताया है। इसका मतलब है कि ये उच्च अधिकारी है, ये मान लो पुलिस का एसआई है,
ये कांस्टेबल है, कितने कांस्टेबलों पर अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखे हो, इसी को नियंत्रण का क्षेत्र बोलते हैं। बस अब फिर कई सारी चीजें देख लेंगे। नियंत्रण का क्षेत्र प्रभावित करने वाले कारक बोले, इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसके पास संचार के साधन कैसे हैं, इसके अधीनस्थ कैसे हैं, दूरी कितनी है, संगठन कितना पुराना, कई सारे कारक यहाँ पे देख लेंगे अपन। पहले की बात है, पहले आपको एक थीम इमेज बननी चाहिए कि व्हाट इज स्पेन ऑफ कंट्रोल। आप कहेंगे सर नियंत्रण का क्षेत्र का मतलब होता है कि जो भी एक उच्च अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी वो कितने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है, इसी को नियंत्रण का क्षेत्र बोलते हैं। और फिर फेयोल है, देवराज है, यूजीसी है, हैमिल्टन है, इन्होंने कुछ नाम बताए कि इतने अधिकारी इतने कर्मचारियों को कंट्रोल कर सकता है, उनके नाम लिखे और 2 में से 2 नंबर। तो सबसे पहले नियंत्रण का क्षेत्र, क्वेश्चन लिखो नंबर 1। नियंत्रण के क्षेत्र को परिभाषित परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कभी ना कभी परीक्षा में जरूर आए हैं। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, नियंत्रण के क्षेत्र को, तो वर्तमान में नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होने का कारण क्या है, कई बातें। तीसरा, चौथा, ग्रेकुनास फॉर्मूला। ग्रेकुनास फॉर्मूला, इसका मतलब ये ग्रेकुनास फॉर्मूला मुझे लगता है कि आना चाहिए 2016 का मेंस, 2018 का, 2021 का, तीनों बैचों में मैंने लिखवाया, पर ये आया नहीं अभी तक, आ सकता है इस बार। तो क्या लिखेंगे, ग्रेकुनास फॉर्मूला बताइए। तो ग्रेकुनास फॉर्मूला 15 शब्दों में आपको लिख के आना है, मैं बता दूंगा क्या है। तो सबसे पहले नियंत्रण के क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, वर्तमान में नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होने का कारण क्या है, और ग्रेकुनास फॉर्मूला बताओ। पहला क्वेश्चन, नियंत्रण का क्षेत्र क्या है। नियंत्रण का क्षेत्र सामान्य परिभाषा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नियंत्रण का क्षेत्र एक उच्च अधिकारी द्वारा प्रभावी तरीके से
एक बार लिखना नहीं है। नियंत्रण का क्षेत्र एक उच्च अधिकारी द्वारा प्रभावी तरीके से जितने अधीनस्थ कर्मचारियों को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जाए। नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब है कि ऊपर का जो अधिकारी है वो कितने अधीनस्थों को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर सके, उसी को नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं। और लिखो इसे ध्यान, नियंत्रण का क्षेत्र बराबर एक चीज और अच्छे नंबर लाने के लिए, नियंत्रण का क्षेत्र बराबर ध्यान का क्षेत्र, स्पैन ऑफ कंट्रोल। बीच बीच में ना कुछ इंग्लिश के एक आध शब्द कहिए, अगर आपको आप कंफर्टेबल है तो लिख देना कॉपी में, तो एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको इंग्लिश भी आ रही है। क्योंकि भारत में एक इंग्लिश बोलने वालों को एक एलीट क्लास समझा जाता है, कि मतलब जो इंग्लिश बोल रहा है इसका मतलब बहुत इंटेलिजेंट है। जबकि केरल में ऑटो रिक्शा, सब्जी वाला, दूध वाला सब इंग्लिश बोलते हैं। पर यहाँ पे एक पैरामीटर सेट किया हुआ है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि असल में इंग्लिश तो एक भाषा है। जब जिस माहौल में आप रहेंगे, जिस परिवेश में रहेंगे, तब आप बोलने लग जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जब दिल्ली था तो मेरा रूममेट केरल से था, और वो इंग्लिश में बात करता था भाई। वाजीराव में हम पढ़ते थे तब की बात है। तो जब वो घर पे बात करता इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट तरीके से बात करता, मैं उसको देख के इम्प्रेस होता, यार क्या शानदार इंग्लिश बोलता है। जब मैं घर पे बात करता तो मारवाड़ी में बात करता या हिंदी में बात करता, वो मुझे देख के इम्प्रेस होता कि क्या शानदार हिंदी बोलता है। तो ये तो गेम चलता रहता है। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश वाले को लगेगा क्या अच्छी हिंदी बोलते हैं, और हिंदी वाला इंग्लिश वाले को देखता है तो उसको लगेगा क्या शानदार इंग्लिश बोलता है। तो ये भाषा एक पैरामीटर नहीं कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस के कई सारे पैरामीटर अलग हैं, पर आप कुछ वर्ड अपनी कॉपी में जरूर लिख के आएंगे इस प्रकार के, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप ठीक है बस। तो एक उच्च अधिकारी द्वारा प्रभावी तरीके से जितने अधीनस्थ कर्मचारियों को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जाए, नियंत्रण का क्षेत्र कहलाता है। ये हो गया स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का क्षेत्र। अब कुछ विचारक हुए हैं जिन्होंने कुछ संख्या बताई है कि आप कितने अधिकारियों को प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं लिखता हूं कि इसी के आगे कंटिन्यूएशन में लिखना इसको, कि जैसे एक विचारक हुए हैं जिनका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन ने कहा कि देखो, जैसे एक उच्च अधिकारी है वो 3 से 4 को कंट्रोल कर सकता है। तो हैमिल्टन ने कितना बताया, इसको ऐसे लिख लेते हैं, हैमिल्टन हैमिल्टन ने कहा 3 से 4। ये 3 से 4 क्या अधीनस्थ है, कि भाई एक जो उच्च अधिकारी है वो 3 से 4 अधीनस्थों को कंट्रोल कर सकता है। तो उसके नीचे 4 लोग हैं वो उनको प्रभावी तरीके से देख सकता है। फेयोल ने, उर्विक ने, ग्रेकुनास्क ने 5-6 बताया है। तो फेयोल, उर्विक और ग्रेकुनास्क, आगे अपने ग्रेकुनास्क फॉर्मूला पढ़ेंगे। उन्होंने ये निकालना भी बताया कि किस प्रकार से निकाला जाएगा स्पैन ऑफ कंट्रोल। इन्होंने कहा कि 5 से 6 संख्या हो सकती है, 5 से 6। ठीक। यूजीसी, ये इंटरेस्टिंग है। यूजीसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उन्होंने कहा कि एक जो टीचर की बात, एक जो टीचर है वो 10 से 12 विद्यार्थियों को कंट्रोल कर सकता है, 10 से 12। और अपने एक भारतीय विचारक देवराज, उन्होंने 8 से 10 बताया। देवराज
देवराज, उन्होंने 8 से 10। देखो भाई सारे तो याद नहीं करने हैं परीक्षा में, पर परीक्षा में ये बात जरूर लिख के आनी है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलता है तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, अर्थ के बाद में नीचे बॉक्स बनाएंगे, उसके नीचे बॉक्स बना के कुछ विचारकों के नाम लिखेंगे। 3 चीज लिख के आनी है इस वाले क्वेश्चन में। इसको बोलते हैं नियंत्रण का क्षेत्र। अब है जो नियंत्रण का क्षेत्र है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखेंगे, और इसको मैं डिटेल नहीं करवाऊंगा, केवल इसकी की पॉइंट लिखवाऊंगा, हेडिंग लगाएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये हेडिंग लगाओ। इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखना है, इसका मतलब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसका कार्य वर्क क्या है भाई, आप इतना तो समझदार हो ही गए कि अगर कार्य की प्रकृति किस प्रकार की है भाई, समान प्रकृति का कार्य करवाएं तो ज्यादा लोग कंट्रोल हो जाएं। आपको 5 काम दे दिए, मैं उच्च अधिकारी हूँ, एक को साइबर क्राइम का काम दे रखा, एक को मेडिकल का काम दे रखा, एक को न्यायालय का काम दे रखा, तो कंट्रोल कर ही नहीं पाऊंगा। सबको एक समान कार्य दिया हुआ है कि जो भी साइबर क्राइम होते हैं उनको फेच करो, तो मैं ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा कंट्रोल कर लूंगा, तो कार्य पहला हो गया। दूसरा व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है। इसका मतलब आप थोड़ा थोड़ा इस पे लिख लो, इसका मतलब है कि अगर उच्च अधिकारी कुशल है, बुद्धिमान है, तो नियंत्रण का क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा उसका। अगर कुशल, बुद्धिमान है, तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ेगा घटेगा, उसका बढ़ेगा, वो ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है, तो उसका नियंत्रण का क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद में एक स्थान, भाई एक ही स्थान पे सारे काम करते हैं, तो मेरी ऑफिस में 10 लोग हैं तो मैं अच्छे से कंट्रोल कर लूंगा। मेरे ऑफिस में 2 यहाँ पे हैं, 2 कहीं गोगुंदा ऑफिस में है, 2 कहीं खंडेला ऑफिस में है, 2 कहीं कुशलगढ़ ऑफिस में है, 2 कहीं सम तहसील में है, वहाँ कार्यालय में, तो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। तो इसके बाद में ये कि वो स्थान कहाँ पे, प्लेस कहाँ पे है, तो पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, उसके अलावा टाइम। भाई संगठन में समय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नया संगठन है तो थोड़ा जोर आएगा, पुराना संगठन है तो थोड़ा कम जोर आएगा। तो समय, टाइम, समय, तो समय भी प्रभावित करता, आप लिख देना। अगर संगठन पुराना है तो कंट्रोल ज्यादा होगा, संगठन नया कंट्रोल कम होगा। स्थान, एक ही स्थान पे काम करते कंट्रोल ज्यादा होगा, अलग अलग स्थानों पे काम करते कंट्रोल कम होगा। व्यक्तित्व है, बुद्धिमान कुशल है, कंट्रोल ज्यादा होगा, नहीं है तो कंट्रोल कम होगा। इसके बाद में बात करते हैं पद सोपान। देखो अगर पद सोपान के स्तर कितने हैं, यदि पद सोपान के स्तरों की संख्या अधिक है तो नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा। तो पद सोपान, बहुत सारे स्तर बना रखे हैं तो फिर कंट्रोल तो ज्यादा होना ही है। तो एक हो गया पद सोपान, ये आपको लिख के आना परीक्षा में, WTPH ऐसे याद रखना। ये वर्क हो गया, फंक्शन, वर्क, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, प्लेस, टाइम और हायरार्की। तो ऐसे याद कर लो, PPTH, W, PPT बनाते हैं पढ़ाते हैं तब, ठीक है, और होमवर्क देते हैं सबको, होमवर्क ये याद कर लेना। PPT बना के होमवर्क दे दिया सबको। P फॉर पर्सन, P फॉर प्लेस, T फॉर टाइम, H फॉर हायरार्की, W फॉर वर्क। तो PPT बना के क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं बच्चों को। तो PPT बना के होमवर्क देना मतलब नियंत्रण का क्षेत्र प्रभावित करना। अब बात करते हैं कि वर्तमान में नियंत्रण का क्षेत्र है वो का क्षेत्र अधिक क्यों हो गया। अच्छा, आज से 20 साल पहले स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा था, आज बड़ा, आज बड़ा। आज तो तकनीक का युग है, मशीन का युग है, ऑटोमेशन का युग है, मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, जूम मीटिंग्स हो सकती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं,
बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। पद सोपानिक व्यवस्था में बदलाव आ गया है, स्टाफ अभिकरण की रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो वर्तमान में ये तो लिख लिया आपने। अब कि वर्तमान में नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो ज्यादा होने का कारण क्या है, ये आप पे छोड़ता हूं। वर्तमान में नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ने का कारण, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप उसको विस्तार करेंगे। बढ़ने के कारण तो क्या क्या कारण है देखो। नंबर एक, तकनीक, एक बात। दूसरा बात, पद सोपान में बदलाव। तीसरा, संगठनों में बदलाव। कार्य प्रकृति, ऑटोमेशन का युग आ गया, ऑटोमेशन। इसके अलावा मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, संचार परिवहन में वृद्धि हो गई। अब आप दिल्ली और जयपुर दोनों जगह एक दिन में काम कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली जयपुर के दिल्ली और चेन्नई में आप एक दिन में काम करते थे। हमारे एक वाजीराम में मैम पढ़ाने आते थे, तो वो 10 से लेके 12 तक क्लास दिल्ली लेते थे, और फिर 4 से लेके 7 तक क्लास चेन्नई लेते थे। फ्लाइट में आते, फ्लाइट में जाते। तो कंट्रोल तो बढ़ ही रहा ना, ऑब्वियस सी बात है कि संचार का बढ़ने के क्या कारण है। आप अपना इस उत्तर को खुद भी यहाँ पे लिख के आएंगे इस उत्तर को। या स्टाफ जो अभिकरण है इनकी बढ़ती भूमिका, ये स्टाफ और ये क्या, इनमें अंतर बताऊंगा। स्टाफ अभिकरण, स्टाफ अभिकरण की बढ़ती भूमिका। ठीक है, अब अंतिम अपना 2 नंबर का एक सवाल बचा, इसका नाम है ग्रेकुनास्क फॉर्मूला। ये आपको 15 शब्दों में पूछ सकता है कि ग्रेकुनास्क सूत्र क्या, ग्रेकुनास्क फॉर्मूला क्या है। देखो, ग्रेकुनास्क ने ये कहा कि जो उच्च अधिकारी है उसका नियंत्रण केवल अधीनस्थों की संख्या तक ही नहीं होता है, उनके बीच में कौन कौन से संबंध बन रहे हैं उन तक भी होता है। तो ये संबंध इन्होंने 3 प्रकार के बताए, प्रत्येक संबंध, अप्रत्येक संबंध और आड़े तिरछे संबंध। और इस आधार पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया n, और फिर 2n-1 प्लस n-1। ये फॉर्मूला आपको परीक्षा में रट के जाना है, या तो करना ही करना है, बाकी समझना इसमें कुछ नहीं है। आप लिखो ग्रेकुनास्क फॉर्मूला 15 शब्दों में, ग्रेकुनास्क फॉर्मूला। अंतिम सवाल है अपना अभी का, ग्रेकुनास्क सूत्र, ग्रेकुनास्क सूत्र क्या याद करना जरूरी है क्या? देखो, ये याद तो करना जरूरी है। ग्रेकुनास्क सूत्र, नास, ग्रेकुनास्क, ये ग्रेकुनास्क, ग्रेकुनास्क सूत्र, सूत्र, ग्रेकुनास्क फॉर्मूला। इन्होंने ग्रेकुनास्क ने ये बताया, देखो ये याद होता तो ठीक है, अदरवाइज इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना कि लिख के आना है इसको परीक्षा में। और परीक्षा में क्या होता है, जब परीक्षा के समय में आप जा रहे होते तब इसको लिख के बार बार ऑटो में देखते जाएंगे, याद हो जाएगा दिमाग में। फिर लास्ट टाइम तक याद रखना, दूसरे दिन आपका पब्लिकेट का पेपर है सुबह सुबह, उस टाइम आप जैसे रात को याद किया, पर्ची में लिखा, आते जाते टाइम उसको थोड़ा बहुत देखा, पर्ची फेंकी, और परीक्षा में याद रह जाएगा, याद रह जाएगा तो लिख के आ जाएंगे। अब लिखेंगे आप ग्रेकुनास्क, तो लिखो ग्रेकुनास्क ने, ग्रेकुनास्क ने, ये एक विचारक में उन्होंने कहा कि जो उच्च अधिकारी उसका नियंत्रण केवल अधीनस्थों की संख्या तक ही नहीं है बल्कि उनके संबंधों पर भी है। तो ग्रेकुनास्क ने के अनुसार उच्चाधिकारी का संबंध केवल अधीनस्थों की संख्या तक ही नहीं है, बल्कि
उनके बीच में बनने वाले ग्रेकुनास के अनुसार उच्च अधिकारी के संबंध केवल, इसका मतलब कि केवल नंबर तक सीमित नहीं है, बल्कि अधीनस्थों के मध्य संबंध विकसित होते हैं उन संबंधों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बनने वाले संबंधों पर भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बड़ा हो जाएगा 15 शब्द में तो केवल फॉर्मूला ही पूछेगा। ठीक है, ये संबंध 3 प्रकार के बनते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? ग्रेकुनास के अनुसार उच्च अधिकारी का संबंध केवल अधीनस्थों की संख्या तक ही नहीं है, बल्कि उनके बीच में बनने वाले संबंधों पर भी ध्यान देना चाहिए। कि भाई क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है, 10 बच्चे बैठे, तो केवल बच्चों की संख्या तक कंट्रोल नहीं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, उनके आपसी संबंध कैसे बन रहे हैं, उनके प्रत्येक संबंध कैसे बन रहे हैं, प्रत्येक संबंध कैसे हैं, आड़े तिरछे संबंध कैसे बन रहे हैं, सारा ध्यान देना चाहिए टीचर को। तो संबंध 3 प्रकार के बनते हैं, ये लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। संबंध 3 प्रकार के। नंबर 1 प्रत्येक संबंध, प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, और तीसरा आड़े तिरछे। कितने संबंध बनेंगे? 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और आड़े तिरछे। अब इन तीनों का फॉर्मूला है कि तीनों संबंध कैसे बनते हैं, पर तीनों का फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद रख लो तो बराबर। ग्रेकुनास फॉर्मूला पूछे कि तो ये बता दी। अब नीचे आप लिखेंगे, नीचे मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं, इसका जो सूत्र आप कहेंगे, इसका जो फॉर्मूला सूत्र है वो आप सूत्र लिख के आएंगे। और फॉर्मूला इसमें यह बताया गया कि पहले आप ये लिखेंगे कि एन, एन वहां पे बनने वाले संबंध है, एन और 2n-1। देखिए एक्सप्लेन अगर करेंगे तो एन एन अधीनस्थों की संख्या पर निर्भर करेगा, इनके बीच में बनने वाले संबंधों पर निर्भर करेगा, पर अभी इतना आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 नंबर में आएगा, प्लस n-1। ये फॉर्मूला आपको लिख के आना परीक्षा में। अब याद हो तो ठीक है, अदरवाइज रख लेना कि n बाहर आएगा, कोष्टक, फिर 2n-1 प्लस वापस कोष्टक n-1 और कोष्टक बंद कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, n-1, ये कोष्टक आपको बंद कर दिया। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लिख के आना परीक्षा में। ठीक, ये आपका यूनिट कंप्लीट हुआ, जिसका नाम क्या था? संगठन के सिद्धांत। थोड़ी क्लास लंबी हो गई, इसमें अपन ने संगठन के कई सारे सिद्धांत देखे। अब जो अगला अपना टॉपिक है, अगला जो अपन, इसको याद कर लेना, और जो अगला अपना हेड टॉपिक है वो रहेगा ये प्रबंधन के कार्य, निगमित अभिशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये टॉपिक आप हेडिंग लगा लो। यूनिट नंबर 4, इकाई 4, प्रबंधन के कार्य। सामाजिक उत्तरदायित्व, ये 2 टॉपिक अपन को अगली क्लास में कैसे भी करके पढ़ने हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं मेरी पूरी एनर्जी, मैंने जितना कुछ सीखा है मेरी IAS की तैयारी में, सारा सब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको केवल बहुत इधर उधर की बातें तो देखो करने में फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो टू द पॉइंट लिख के आना है मेंस में। उन्हीं बच्चों के ज़्यादा नंबर आते हैं जो टू द पॉइंट लिख के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।